नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन पॉडकास्ट का खास कार्यक्रम पॉलिटिकल गेम। मैं हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय और आज इस खास पेशकश में हम बात करेंगे देश की राजनीति से जुड़ी 4 बड़ी और बेहद अहम खबरों पर विस्तार से। पहली खबर सीमांचल से, जहां 3 दिनों तक देश के गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी ने सीमा सुरक्षा, घुसपैठ और रणनीतिक समीकरणों पर नई बहस छेड़ दी है। क्या यह सिर्फ प्रशासनिक समीक्षा है या आने वाले चुनावों से जुड़ा बड़ा राजनीतिक संदेश है कि बॉर्डर इसलिए नहीं कि हम मित्र देश की सीमा की सुरक्षा करें, उस देश इस सीमा की सुरक्षा करें जो भारत के साथ मैत्रीपूर्ण रिश्ते हैं। दूसरी खबर उत्तर प्रदेश से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जापान दौरे पर सियासत गरमा गई है। निवेश और एमओयू की चर्चा के बीच अखिलेश यादव ने तीखा तंज कसा है। विकास बनाम प्रतीकात्मक राजनीति की बहस को फिर से जिंदा कर दिया गया है। लोग गए हैं जापान और एमओयू कर रहे हैं। जापान का नाम निप्पॉन भी है। अब जापान वाले कहीं घबरा न जाएं कि नाम बदलने वाले मुख्यमंत्री जी आए हैं। तीसरी बड़ी खबर दक्षिण भारत से, केरल अब आधिकारिक तौर पर केरलम कहलाएगा। वामपंथी सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र की त्वरित मंजूरी। क्या यह सांस्कृतिक पहचान का सम्मान है या चुनावी रणनीति का एक हिस्सा? केरलम कहा जाता है, इसलिए इसका नाम केरलम होना चाहिए। ये बड़े लंबे टाइम से डिमांड रही है। इस डिमांड को आज यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया। और चौथी खबर बिहार से, राज्यसभा की 5 सीटों पर सियासी संग्राम। क्या एनडीए 5-0 का क्लीन स्वीप करेगा या विपक्ष आखिरी वक्त पर कोई बड़ा दांव खेलेगा? संख्या बल, रणनीति और गठबंधन सब कुछ दांव पर लगा है। तो आइए इन चारों बड़ी खबरों का विस्तार से विश्लेषण करते हैं। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। 3 दिन सीमांचल की सरजमी पर देश के गृह मंत्री की मौजूदगी, लगातार बैठकों का दौर, सीमा चौकियों से लेकर कलेक्ट्रेट तक गहन समीक्षा और सियासत में तेजी होती बयानबाजी। सवाल यही है, आखिर इस दौरे का असली मतलब क्या है? क्या यह महज प्रशासनिक समीक्षा है या इससे राजनीतिक मायने भी उतने ही गहरे हैं? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर सीमांचल पहुंच चुके हैं। बुधवार शाम उनका विमान पूर्णिया एयरपोर्ट पर उतरा, जहां बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री लेसी सिंह और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से सीधे वे सड़क मार्ग से किशनगंज के लिए रवाना हुए। किशनगंज जो भौगोलिक और सामाजिक दृष्टि से बेहद अहम है, वहीं से इस पूरे दौर की शुरुआत हुई। पहले दिन गृह मंत्री ने लैंड पोर्ट अथॉरिटी की समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। यह बैठक केवल औपचारिकता नहीं थी। सीमांचल का इलाका नेपाल और बंगाल की सीमाओं से सटा हुआ है और यहाँ से जुड़े हैं कई संवेदनशील मुद्दे जो बरसों से चर्चा में हैं। किशनगंज में रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन गतिविधियां और ज्यादा महत्वपूर्ण रही। गुरुवार को गृह मंत्री अररिया पहुंचे। सुबह 11 बजे लेट्टी सीमा चौक पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। सीमा चौक पर उनकी मौजूदगी अपने आप में संकेत मानी जा रही है। यह संदेश है कि केंद्र सरकार सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था को जमीनी स्तर पर देखना और मजबूत करना चाहती है। इसके बाद अररिया कलेक्ट्रेट और पुलिस अधीक्षकों और सीमावर्ती जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। बैठक का मुख्य फोकस था भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा, घुसपैठ की आशंकाएं, तस्करी और प्रशासनिक समन्वय। इस दौरान वाइब्रेंट विजिलेंस कार्यक्रम के दूसरे चरण को लेकर भी चर्चा हुई। यह कार्यक्रम सीमावर्ती गांवों में समग्र विकास के लिए शुरू किया गया है, ताकि सीमा पर बसे गांवों में बुनियादी सुविधाएं, रोजगार और बुनियादी ढांचा मजबूत हो सके। केंद्र सरकार का मानना है कि अगर सीमा के गांव मजबूत होंगे तो सुरक्षा भी स्वाभाविक रूप से सुदृढ़ होगी। अररिया में आयोजित कार्यक्रम में गृह मंत्री इसी विजन को आगे बढ़ाने का संकेत दिया। शुक्रवार को पूर्णिया में एक और समीक्षा बैठक तय है, जहां सीमावर्ती जिलों से जुड़े मुद्दों पर अंतिम दौर की चर्चा होगी। इसके बाद वे नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। लेकिन इन 3 दिनों की गतिविधियां ने राजनीतिक प्रशासनिक हलकों में कई तरह की चर्चाओं को नया जन्म दे दिया है। दूसरी ओर राजनीतिक विश्लेषक प्रवीण बागी इस दौरे के 2 बड़े मायने निकालते हैं। पहला, केंद्र सरकार सीमांचल को कथित घुसपैठ की समस्या से मुक्त करने के लिए गंभीरता दिखा रही है। गृह मंत्री पहले भी सीमांचल में घुसपैठ और अवैध प्रवासियों के मुद्दों को उठा चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ ताकतें अवैध प्रवासियों के जरिए वोट बैंक की राजनीति कर रही है। ऐसे में इस दौरे को उस सख्त रुख की निरंतरता के तौर पर भी देखा जा रहा है। दूसरा मायना राजनीतिक है। सीमांचल से जिले पश्चिम बंगाल के सटे हुए हैं। उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण दिनाजपुर जैसे जिले बंगाल में आते हैं।
और वहां विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सीमांचल का यह दौरा बंगाल की रणनीतिक से भी जुड़ा हो सकता है। हालांकि गिरीन्द्र नाथ झा का कहना है कि अगर बंगाल चुनाव ही प्राथमिकता होता तो गृह मंत्री सीधे बंगाल में प्रवास करते। फिर भी यह संभावना ही जताई जा रही है कि सीमावर्ती जिलों के कुछ बंगाली नेता मुलाकात के लिए पहुंच सकते हैं। भाजपा नेता प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने साफ कहा कि गृह मंत्री का फोकस घुसपैठ, आतंकवाद और आंतरिक सुरक्षा पर है। उनका कहना है कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और घुसपैठ के मुद्दे पर केंद्र का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। किसी भी अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं विपक्ष ने इस दौरे को राजनीतिक रंग दिया है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि यह पूरा दौरा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया है। उनका कहना है कि घुसपैठ का मुद्दा वास्तविक नहीं है बल्कि चुनावी रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने याद दिलाया कि झारखंड और बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी यह मुद्दा उठाया गया था। यहाँ एक अहम सवाल खड़ा होता है, क्या घुसपैठ का मुद्दा केवल राजनीतिक विमर्श है या वास्तव में सीमांचल और आसपास के इलाकों में सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती का केंद्र बना हुआ है। आधिकारिक आंकड़ों और सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट्स में समय समय पर सीमा पार से अवैध गतिविधियों की आशंकाएं जताई जाती रही हैं, लेकिन साथ ही यह भी सच है कि सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले आम नागरिकों के लिए रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाएं कहीं ज्यादा बड़ा मुद्दा है। वाइब्रेंट विजिलेंस कार्यक्रम इसी संतुलन को साधने की कोशिश है। सीमावर्ती गांवों को खाली होने से रोकना, वहां आर्थिक गतिविधियां बढ़ाना, सड़कों और संचार व्यवस्था को मजबूत करना, ये सब राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा है, क्योंकि जहां आबादी सशक्त और संतुष्ट होगी वहां बाहरी हस्तक्षेप की गुंजाइश बेहद ही कम होगी। इस पूरे दौरे में एक और परत है प्रशासनिक समन्वय। भारत नेपाल सीमा खुली सीमा है जहां दोनों देशों के नागरिक की आवाजाही की छूट है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों के सामने चुनौती यह होती है कि वैध आवागमन और अवैध गतिविधियों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। अररिया और पूर्णिया में होने वाली उच्च स्तरीय बैठकों का उद्देश्य यही है, स्थानीय पुलिस, सीमा सुरक्षा बल और प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करना। सीमांचल का इलाका सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी बेहद संवेदनशील माना जाता है। यहाँ की जनसंख्या संरचना, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और आर्थिक हालात अक्सर राजनीति बहस का विषय बनते रहे हैं। ऐसे में गृह मंत्री की मौजूदगी केवल सुरक्षा समीक्षा तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उसका संदेश व्यापक राजनीतिक संदर्भ में भी जाता है। 3 दिनों की इस दौरे का निष्कर्ष क्या होगा, यह तो आधिकारिक बयानों और आगे की नीतिगत घोषणाओं से स्पष्ट होगा, लेकिन इतना तय है कि सीमांचल इस समय राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीति के केंद्र में आ चुका है। सीमा सुरक्षा, घुसपैठ, विकास योजनाएं और चुनावी रणनीतियां, इन सभी के बीच यह दौरा कई संकेत दे रहा है। क्या यह केवल प्रशासनिक समीक्षा है? क्या यह राष्ट्रीय सुरक्षा की बड़ी रणनीति का हिस्सा है, या फिर आने वाले चुनाव की पृष्ठभूमि में राजनीतिक जमीन बेहद मजबूत करने की कोशिश है? शायद इन सभी पहलुओं का मिश्रण ही इस दौरे की असली तस्वीर पेश करता है। फिलहाल सीमांचल की धरती पर 3 दिनों तक चले इस महामंथन ने एक बात साफ कर दी है, सीमा से जुड़े मुद्दे अब केवल स्थानीय नहीं रहे बल्कि राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बन चुके हैं। और जब देश का गृह मंत्री खुद सीमावर्ती चौकी पर पहुंचकर समीक्षा करता है तो यह संकेत होता है कि आने वाले समय में इस क्षेत्र को लेकर कुछ बड़े फैसले भी सामने आ सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी ने रफ्तार पकड़ ली है। वजह है मुख्यमंत्री का विदेशी दौरा और उस पर विपक्ष का तीखा तंज। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि जापान में कितने एमओयू साइन हुए, सवाल यह भी है कि इन समझौतों की राजनीतिक गूंज लखनऊ से लेकर टोक्यो तक क्यों सुनाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों जापान के आधिकारिक दौरे पर हैं। सरकार के मुताबिक इस यात्रा का मकसद साफ है, विदेशी निवेश को आकर्षित करना, औद्योगिक सहयोग को मजबूत करना और उत्तर प्रदेश को वैश्विक निवेश मानचित्र पर नई पहचान दिलाना। टोक्यो और अन्य औद्योगिक शहरों में प्रस्तावित बैठकों के जरिए राज्य सरकार जापानी कंपनियों को उत्तर प्रदेश में विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, हरित ऊर्जा, शहरी परिवहन, लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में निवेश के लिए आमंत्रित कर रही है। सरकार का दावा है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है, विशाल श्रम शक्ति उपलब्ध है और बुनियादी ढांचे में तेजी से सुधार हुआ है। एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर, डेटा सेंटर पार्क, एयरपोर्ट नेटवर्क और औद्योगिक गलियारों के विकास के जरिए राज्य खुद को निवेश के लिए तैयार बता रहा है। इसी क्रम में जापान की कंपनियों के साथ नई समझौता ज्ञापनों यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। ये एमओयू भविष्य में संभावित निवेश का आधार तैयार करते हैं, जिनके क्रियान्वयन के बाद कारखाने, इकाइयां और रोजगार के अवसर विकसित हो सकते हैं।
लेकिन जैसे ही यह खबर सुर्खियों में आई, राजनीतिक हलकों में एक तरह की चर्चा शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री के जापान दौरे पर तंज कसते हुए कहा, मुख्यमंत्री जापान है और समझौता ज्ञापन कर रहे हैं, कहीं जापान का नाम हमारे मुख्यमंत्री बदलकर आदित्यपुर या आदित्यपुरम ना कराएं। यह बयान सामने आते ही राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया। अखिलेश यादव का यह कटाक्ष सीधे तौर पर उन फैसलों की ओर इशारा माना जा रहा है जिनमें योगी सरकार ने कई शहरों और स्थानों के नाम बदले हैं। इलाहाबाद का प्रयागराज, फैजाबाद का अयोध्या, मुगलसराय स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन जैसे कई फैसले सरकार ने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पुनर्स्थापना के नाम पर लिए। भाजपा का तर्क रहा है कि यह कदम भारत की प्राचीन पहचान और विरासत को सम्मान देने के लिए है। वहीं विपक्ष ने इसे प्रतीकात्मक राजनीति बताया और कहा कि नाम बदलने से जमीनी समस्याएं हल नहीं होती। अब जब मुख्यमंत्री जापान में निवेश वार्ता कर रहे हैं तो अखिलेश यादव का यह बयान उसी पृष्ठभूमि में एक राजनीतिक व्यंग के रूप में देखा जा रहा है। सवाल यह है कि क्या यह महज एक चुटकी है या इसके पीछे गहरी राजनीतिक रणनीति भी है। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में विकास बनाम प्रतीकात्मक मुद्दों की इस बहस लंबे समय से चलती रही है। योगी सरकार का दावा है कि पिछले वर्षों में राज्य में रिकॉर्ड निवेश के प्रस्ताव आए हैं, कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है और बुनियादी ढांचे में ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिले हैं। सरकार यह भी कहती है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और विदेशी दौरों के जरिए राज्य को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान मिल रही है। जापान दौरे को भी इसी कड़ी का हिस्सा बताया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार जापान की कंपनियां पहले से ही भारत में ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बड़ी भूमिका निभा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि इन कंपनियों का निवेश राज्य में बढ़े, विशेषकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ और पूर्वांचल के औद्योगिक क्षेत्रों में। हरित ऊर्जा और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में भी सहयोग की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। लेकिन विपक्ष का सवाल है, क्या एमओयू साइन करना ही पर्याप्त है? समाजवादी पार्टी और अन्य दलों का कहना है कि पहले भी बड़े बड़े निवेश समझौते हुए हैं, लेकिन जमीन पर उसका पूरा क्रियान्वयन नहीं दिखा। उनका आरोप है कि सरकार को प्रचार से ज्यादा अमल पर ध्यान देना चाहिए। यह बहस नई नहीं है। लगभग हर बड़े निवेश सम्मेलन के बाद यही सवाल उठता है कि घोषित निवेश और वास्तविक निवेश में कितना अंतर है। सरकार का जवाब होता है कि निवेश एक प्रक्रिया है जिसमें समय लगता है। भूमि आवंटन, पर्यावरणीय मंजूरी, बुनियादी ढांचे की तैयारी और स्थानीय साझेदारियों के बाद ही परियोजनाएं धरातल पर उतरती हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अखिलेश यादव का बयान केवल व्यंग नहीं बल्कि एक संदेश भी है। वे यह दिखाना चाहते हैं कि भाजपा सरकार नाम बदलने और प्रतीकात्मक फैसलों पर अधिक जोर देती है। वहीं भाजपा इस बयान को लेकर विकास के मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश बता रही है। इस पूरे प्रकरण में एक और पहलू है, राजनीतिक टाइमिंग। जब भी कोई बड़ा विदेशी दौरा होता है, सरकार उसे उपलब्धि के तौर पर पेश करती है। ऐसे समय में विपक्ष का तीखा बयान सुर्खियां बटोरता है और राजनीतिक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। अखिलेश यादव का यह बयान भी उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जहां वे सरकार की नीतियों पर कटाक्ष कर अपने समर्थकों को संदेश देना चाहते हैं। दूसरी ओर भाजपा का तर्क है कि निवेश लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दौरे जरूरी है। उनका कहना है कि प्रस्तावित वैश्विक अर्थव्यवस्था में राज्यों को खुद आगे बढ़कर निवेश से संवाद करना पड़ता है। जापान जैसे देशों के साथ औद्योगिक सहयोग से उत्तर प्रदेश को तकनीकी विशेषज्ञता, पूंजी और रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। यहाँ रोजगार सृजन सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसे में अगर विदेशी निवेश आता है तो उससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद बढ़ती है। सरकार का दावा है कि औद्योगिक कॉरिडोर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर जैसे प्रोजेक्ट भविष्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन सकते हैं। लेकिन राजनीति में हर कदम के दो अर्थ निकाले जाते हैं, एक विकास का, दूसरा राजनीतिक संदेश का। योगी आदित्यनाथ का जापान दौरा जहां आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, वहीं अखिलेश यादव का बयान याद दिला रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में व्यंग और प्रतीकात्मक मुद्दे हमेशा प्रभावी रहे हैं। अंततः सवाल यही है, क्या यह दौरा राज्य के औद्योगिक भविष्य की दिशा तय करेगा? क्या एमओयू वास्तविक निवेश में बदलेंगे और क्या राजनीतिक बयानबाजी इस विकास एजेंडे को प्रभावित करेगी? फिलहाल इतना तय है कि जापान से लेकर लखनऊ तक चर्चा का केंद्र यही है, निवेश, विकास और राजनीति का यह त्रिकोण। एक और सरकार वैश्विक साझेदारी की बात कर रही है, दूसरी ओर विपक्ष उसके इरादों और प्राथमिकताओं पर सवाल उठा रहा है। आने वाले समय में यह साफ होगा कि जापान दौरे के समझौते जमीन पर कितनी तेजी से उतरते हैं। लेकिन अभी के लिए इस दौरे ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है, जहां विकास और व्यंग आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं। अब चलते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर।
दक्षिण भारत की राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़, एक नाम जो सदियों से लोगों की जुबान पर था, एक आधिकारिक दस्तावेज में भी उसी रूप में दर्ज होगा। केरल अब केरलम कहलाएगा। और सबसे दिलचस्प बात, यह प्रस्ताव वामपंथी सरकार ने भेजा, लेकिन मंजूरी केंद्र की मोदी सरकार के बिना किसी लंबी खींचतान के दे दी। आखिर इस फैसले के पीछे क्या राजनीति है, क्या इतिहास और क्या सांस्कृतिक अर्थ छिपा है? दक्षिण भारत का यह खूबसूरत राज्य जिसे हम लंबे समय से केरल के नाम से जानते हैं, अब आधिकारिक तौर पर केरलम कहलाएगा। राज्य की सत्ताधारी वामपंथी सरकार, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन कर रहे हैं, ने यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था और केंद्रीय कैबिनेट, जिसकी अगुवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, ने इसे मंजूरी दे दी है। संविधान की पहली अनुसूची और सभी आधिकारिक भाषाओं में राज्य का नाम केरला की जगह केरलम करने की प्रक्रिया अब आगे बढ़ेगी। यह फैसला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि आमतौर पर विपक्ष शासित राज्यों में प्रस्ताव पर केंद्र और राज्य के बीच लंबी राजनीतिक बहस देखने को मिलती है। कई बार फाइलों महीनों तक अटका दी जाती है, लेकिन इस मामले में मंजूरी अपेक्षाकृत तेजी से मिल गई। सवाल यही है, ऐसा क्यों हुआ? सबसे पहले केरलम शब्द का अर्थ समझना जरूरी है। मलयालम भाषा में केरा का अर्थ है नारियल का पेड़ और अलम का अर्थ है भूमि या जगह। इस तरह केरलम का शाब्दिक अर्थ हुआ नारियल के पेड़ों की भूमि। यह नाम राज्य की भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान से सीधा जुड़ा है। केरल अपनी हरियाली, बैकवाटर और नारियल के पेड़ों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। स्थानीय लोग अपनी भाषा में सदियों से अपने राज्य को केरलम ही कहते आए हैं। यानी यह कोई नया नाम नहीं है, बल्कि मूल और पारंपरिक नाम है। दूसरा, ऐतिहासिक थ्योरी से प्राचीन चेर राजवंश से जुड़ती है। इतिहासकारों के अनुसार इस क्षेत्र पर कभी चेर राजाओं का शासन था। सम्राट अशोक के शिलालेखों में चेरापुर का उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि चेरम शब्द समय के साथ भाषाई बदलाव के कारण केरलम बन गया। यानी केरलम केवल एक भौगोलिक पहचान नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक विरासत भी है। अब सवाल उठता है कि अगर मूल नाम केरलम था तो आधिकारिक तौर पर केरल कैसे हो गया? इसकी जड़ें आजादी के बाद के दौर में है। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया। मलयालम भाषी क्षेत्र, मालाबार, कोचीन और त्रावणकोर को मिलाकर एक नया राज्य बनाया गया। अंग्रेजी प्रशासनिक परंपरा के तहत इसका नाम केरला दर्ज किया गया। हिंदी और अन्य भाषाओं में इसे केरल कहा जाता है, जबकि स्थानीय भाषा में लोग इसे केरलम ही कहते हैं। राज्य की विधानसभा ने 24 जून 2024 को सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया था, राज्य की आधिकारिक नाम केरलम किया जाए। दिलचस्प बात यह थी कि इस प्रस्ताव पर सत्ताधारी वामपंथी गठबंधन और विपक्षी कांग्रेस नेतृत्व वाला गठबंधन दोनों एक मत थे। जब किसी राज्य में पूरी विधानसभा एक सुर में मांग करे तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में केंद्र के लिए उसे लंबे समय तक टालना बेहद कठिन हो जाता है। लेकिन राजनीति का पहलू यहीं से शुरू होता है। केरल में अप्रैल मई के महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। भाजपा कई वर्षों से केरल में अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश कर रही है। दक्षिण भारत में कर्नाटक के बाद केरल और तमिलनाडु भाजपा के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे समय में अगर केंद्र सरकार इस प्रस्ताव को ठुकरा देती है या लटकाए रखती है तो वामपंथी गठबंधन और कांग्रेस इसे चुनावी मुद्दा बना सकते हैं। वे जनता के बीच यह संदेश देते हैं कि केंद्र केरल की भाषा और संस्कृति का सम्मान करती है। केंद्र ने तुरंत मंजूरी देकर इस संभावित विवाद को शांत कर दिया। अब भाजपा के लिए यह कहना आसान होगा कि वह क्षेत्रीय पहचान और मातृभाषा का सम्मान करती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह एक तरह से विपक्ष के हाथ से बड़ा चुनावी मुद्दा छीनने जैसा कदम है। दूसरी ओर वामपंथी सरकार के लिए यह भी एक प्रतीकात्मक जीत है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन लंबे समय से राज्य की सांस्कृतिक अस्मिता पर जोर देते रहे हैं। केरलम नाम को आधिकारिक मान्यता मिलना उनके लिए यह दिखाने का अवसर है कि राज्य की मांग को केंद्र ने स्वीकार किया। यह उनके समर्थकों के लिए भी भावनात्मक महत्व रखता है। लेकिन इस फैसले का असर केवल राजनीतिक तक सीमित नहीं है, यह भाषा और पहचान के सवाल से भी जुड़ा है। भारत जैसे बहुभाषी देश में राज्यों के नाम अक्सर उनकी स्थानीय भाषाओं से मेल नहीं खाते हैं। उदाहरण के तौर पर ओडिशा पहले उड़ीसा था, जिसे बदलकर स्थानीय उच्चारण के रूप में अनुरूप दिया गया। पहले बॉम्बे और अब मुंबई, पहले मद्रास
अब चेन्नई जैसे बदलाव भी इसी सांस्कृतिक पुनर्स्थापना की प्रक्रिया का हिस्सा रहे हैं। केरलम भी उसी श्रेणी में आता है जहां स्थानीय पहचान को संवैधानिक मान्यता दी जा रही है। इस निर्णय की टाइमिंग पर भी ध्यान देना जरूरी है। नए पीएमए में हुई पहल बैठक में इसे मंजूरी मिलना एक संदेश देता है कि केंद्र दक्षिण भारत के प्रति संवेदनशीलता दिखाना चाहता है। हाल के वर्षों में दक्षिण राज्यों और केंद्र के बीच वित्तीय आवंटन, भाषा और संघीय ढांचे को लेकर बहस तेज रही है। ऐसे माहौल में यह फैसला एक सकारात्मक संकेत के तौर पर देखा जा सकता है। अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी? संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता होगी, संसद में विधेयक पेश होगा और पारित होने के बाद सभी आधिकारिक दस्तावेजों में केरल की जगह केरलम दर्ज किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अंग्रेजी में केरलम का प्रयोग होगा या नहीं होगा, यह भी आगे की प्रशासनिक प्रक्रिया में स्पष्ट होगा। कुल मिलाकर केरल से केरलम तक की यह यात्रा केवल एक अक्षर जोड़ने की कहानी नहीं है। यह इतिहास, भाषा, सांस्कृतिक अस्मिता और चुनावी राजनीति का संगम है। एक और वामपंथी सरकार की पहल है, दूसरी ओर केंद्र की त्वरित स्वीकृति, एक और स्थानीय पहचान की मान्यता है, तो दूसरी ओर राष्ट्रीय राजनीति की रणनीति भी हो सकती है। इस फैसले ने यह दिखाया कि भारत की संघीय संरचना में सहमति और संवाद की गुंजाइश अब भी मौजूद है। जब राज्य की पूरी विधानसभा एक मांग रखती है और केंद्र उसे स्वीकार करता है, तो यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मजबूती का संकेत भी है। अब आने वाले चुनावों में यह मुद्दा किस तरह उभरता है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि केरलम केवल शब्द नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक पहचान भी है, बल्कि उस भूमि की सांस्कृतिक आत्मा का प्रतीक भी है, जिसे उसके अपने लोग सदियों से उसी नाम से पुकारते आए हैं। अब आते हैं चौथी और अंतिम खबर पर। बिहार की सियासत एक बार फिर संख्या बल के गणित पर टिक गई है। राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं, 243 सदस्य विधानसभा और हर उम्मीदवार के लिए 41 वोट का जादुई आंकड़ा। इसी नंबर गेम ने पटना से दिल्ली तक राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। सवाल साफ है, क्या एनडीए 5-0 का क्लीन स्वीप करेगा या विपक्ष आखिरी वक्त पर कोई सियासी बाजी पलट देगा? सबसे पहले गणित समझ लीजिए। राज्यसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को जीत के लिए 41 विधायकों के वोट चाहिए। बिहार विधानसभा में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के पास करीब 202 विधायक हैं। इसका मतलब यह हुआ कि एनडीए आराम से 4 उम्मीदवारों को जीत दिला सकता है। वही महागठबंधन, जिसके मुख्य रूप से लालू प्रसाद यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली आरजेडी और कांग्रेस शामिल है, उनके पास कुल मिलाकर 35 विधायकों की संख्या है। यह संख्या 41 से काफी कम है। ऐसे में आरजेडी अपने दम पर एक भी सीट जीतने की स्थिति में बिल्कुल नहीं दिखती है। यही वजह है कि इस बार की राज्यसभा जंग में असली भूमिका छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों की हो गई है, खासतौर पर अख्तरुल इमान के नेतृत्व वाली एआईएम वाली पार्टी। अब देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि बिहार में 5 सीटें इस बार राज्यसभा के लिए जानी है। बिहार की 5 राज्यसभा की सीटें खाली हो रही है। अख्तरुल इमाम जो एमआईएम वाले हैं, उनकी कद इस बार काफी बढ़ चुकी है, क्योंकि आरजेडी जिस समय चुनाव लड़ रही थी, उन्होंने ढोल नगाड़े से तेजस्वी को जगाने का प्रयास किया था। लेकिन तेजस्वी का साफ कहना था कि एआईएमआईएम से कोई गठबंधन बिहार में नहीं होगी। लेकिन जब चुनाव का समय आया है, तो एआईएमआईएम की जरूरत अब ओवैसी की पार्टी को पड़ चुकी है, राजद वाले लोगों को। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये 5 विधायक तेजस्वी को समर्थन देंगे, क्योंकि इनकी ढोल नगाड़े तो तेजस्वी ने बिल्कुल नहीं सुनी थी। साफ मना कर दिया था कि ओवैसी की विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है और बिहार में हम लोग बिल्कुल साथ में नहीं लड़ेंगे। हालांकि राजद के कद्दावर नेता भाई वीरेंद्र ने हिना साहब का नाम आगे किया, लेकिन राजद के ही 2 प्रवक्ताओं ने साफ मना कर दिया कि बिल्कुल ऐसा नहीं चलेगा। आप पार्टी के लीडर हैं, पार्टी के आप डिसीजन टेकर नहीं हैं। तो इस पर भी देखना होगा कि क्या एआईएमआईएम का वोट लेने के लिए राज्यसभा हिना साहब को भेजा जा सकता है। अब देखना इधर भी दिलचस्प होगा कि एनडीए के पास लगभग 5 उम्मीदवार हैं, 2 जाएंगे जेडीयू से, 2 जाएंगे भाजपा से। चिराग ने साफ स्पष्ट कर दिया था कि बिल्कुल नहीं सोचिए आप, मेरी मां सक्रिय रूप से राजनीति में एंट्री नहीं लेने वाली है। तो भाजपा यानी एनडीए के जितने लोग हैं, उनके लिए राह आसान हो गया कि चिराग इस बार कोई राज्यसभा की डिमांड नहीं रख रहे हैं, लेकिन
सबकी नजर भाजपा की तरफ से पवन सिंह पर टिकी है। पवन सिंह को राज्यसभा भेजने की तैयारी पूरी कर ली गई है और ऐसा कहा जा रहा है कि पवन सिंह इस बार राज्यसभा जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पिछली बार भाजपा को बहुत डैमेज किया था 2024 के चुनाव में। उपेंद्र कुशवाहा की सीट खाली हो रही है, उन्हीं की वजह से उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम वाले नेता की हार हुई थी और उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़कर दिखा दिया था कि पावर स्टार क्यों कहा जाता है पवन सिंह को। और इस बार ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि जब बिहार में राज्यसभा के चुनाव होंगे, 2 सीटें भाजपा के पास है, तो एक पावर स्टार पवन सिंह के खाते में जा सकती है। आप क्या सोचते हैं इन चारों खबरों के बारे में? आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।